हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक भूमि और मृदा संसाधन के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा अभी वो किस बोर्ड के बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ, मैं झारखंड बोर्ड से हूँ, क्या ये आपने जो पढ़ाया है वो मेरे लिए पढ़ाया है। तो मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना वो NCERT से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके यहाँ NCERT का बुक फॉलो होता है तो समझो कि ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा NCERT से तो पढ़ाऊंगा ही, इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पढ़ा दूंगा जो NCERT से हटकर होंगे। ठीक है, तो वो जो हट करके पढ़ाने वाला हूँ ना, वो क्यों भाई, वो किसके लिए है, तो वो है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो है वो हर उस बच्चे के लिए है जिनके यहाँ NCERT की बुक फॉलो होती है और जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है। इसके अलावा जो किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करता है ना, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। आइए अब बात करते हैं भूमि संसाधन के बारे में कि भूमि संसाधन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कृषि योग्य भूमि पूरी दुनिया में कितनी है और उसका वितरण किस तरीके से हुआ है दुनिया के सभी देशों में। सबसे पहले इम्पोर्टेंस समझते हैं और इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने रहने के लिए क्या कर रखा है, घर बना रखा है, मकान बना रखा है। तो ये जो हमारे घर हैं, मकान है ना, वो कहाँ बने हुए हैं, भूमि के ऊपर ही बने हुए हैं। हमने चलने के लिए मार्ग बना रखे हैं, रेलगाड़ी को चलने के लिए क्या कर रखा है, पटरी बिछा रखा है, गाड़ियां चलने के लिए क्या कर रखा है, रोड बना रखा है। तो ये जो सारा काम हो रखा है वो कहाँ हो रखा है, भूमि के ऊपर ही हो रखा है। ठीक है, तो भूमि जो है ना वो हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, आइए देखते हैं कि क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये है भूमि का महत्व। ठीक है जी, तो देखिए मैंने पहला जो लाइन लिखा है वो ये लिखा है कि बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से ही होती है। ठीक है, वो आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं भाई, तो रहने के लिए घर हमें कहाँ प्राप्त होता है, भूमि पे ही प्राप्त होता है। आने जाने के लिए जो हमने मार्ग बना रखा है वो भूमि के ऊपर ही बना रखा है। कृषि के लिए हमें खेत की प्राप्ति कहाँ से होती है, भूमि से ही होती है। पशुओं को जो चराया जाता है उसके लिए चारागाह कहाँ से प्राप्त होता है भाई, तो भूमि से ही होता है। ठीक है, इसके अलावा खनिज के क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र, व्यापार के केंद्र, ये सब भी कहाँ पे हैं, भूमि पे ही अवस्थित हैं। यानी कि भूमि हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की क्या कर रही है, एक ही साथ पूर्ति कर रही है। ठीक है, तो इतने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति तो भूमि कर ही रही है, लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ा आवश्यकता है हमारे लिए वो कौन है, कृषि। कृषि का होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग भूखे मर जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि दुनिया में ऐसी कितनी भूमि है जो कृषि के योग्य है, यानी कि जिन भूमि पे कृषि की जा सकती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या कुछ भूमि ऐसा भी है जिस पे कृषि नहीं की जा सकती है। तो इसका जवाब है कि हाँ, बहुत सी ऐसी भूमि है जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। जैसे कि जो जंगली एरिया है वहाँ पे कृषि नहीं होती है। इसके अलावा जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, वहाँ पे भी कृषि नहीं होती है अच्छे से। या तो जो उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है जहाँ पे क्या है भाई, बर्फ़ जमे हुए हैं, वहाँ पे भी कृषि अच्छे से नहीं होती है। ये जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ है, उन पे भी कृषि अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। तो कृषि होगी कहाँ पे, तो जो समतल मैदान है, ठीक है, या तो जो हल्का सा भी समतल हो, वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी भूमि होती है जहाँ पे हम लोग कृषि कर सकते हैं और किस प्रकार का उसमें अनाज उपजा सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आगे कि हमारे यहाँ टोटल, मतलब कि पूरी दुनिया का मैं बात कर रहा हूँ, टोटल कृषि योग्य भूमि कितना है। तो टोटल जो कृषि योग्य भूमि है ना वो लगभग 137 करोड़ हेक्टेयर है पूरी दुनिया में। ठीक है, 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जो कि कृषि के योग्य है। पूरी दुनिया की बात हो रही है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो क्या दुनिया के सभी देशों में बराबर बराबर हिस्से में बांटा गया है। जैसे कि किसी जो मतलब पिताजी का जो संपत्ति होता है, उस संपत्ति पे अगर 4 बच्चे हैं उनके, मतलब किसी इंसान के, तो चारों बेटों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। तो क्या दुनिया में जो 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, उस भूमि को दुनिया के सभी देशों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया, जैसे कि समान अधिकार होता है पिता की संपत्ति पर बच्चों का वैसे? तो इसका जवाब है नहीं। ये जो भूमि का बंटवारा है ना वो क्या है ना, अलग अलग है। अगर बात करें कि भाई किसको कितना मिला है, तो जो पूरी भूमि है इसका आप आधा कर दो। ठीक है, तो लगभग आधी भूमि दुनिया के 4 बड़े राष्ट्रों के पास है। ठीक, और बाकी के आधा में दुनिया के बाकी देश हैं। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे 4 राष्ट्र हैं जिनके पास आधी भूमि है।
तो सबसे ज़्यादा जो भूमि है ना वो रूस के पास है, बल्कि सोवियत गणराज्य कहना ज़्यादा अच्छा होगा। अब सोवियत गणराज्य तो अब है नहीं, इसीलिए हम लोग रूस कह रहे हैं। पहले जो था ना वो क्या था, सोवियत संघ था, ठीक है। सोवियत संघ विघटित हो गया और उससे बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए हैं, और फिर उसी में से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है, रूस है। तो सबसे ज़्यादा भूमि रूस के पास है और सोवियत संघ से जो अलग हुए छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनके पास है। पूरी भूमि का लगभग 16.5%, ठीक है। जो दूसरे नंबर का देश है वो है अमेरिका, उसके पास लगभग 13% भूमि है, पूरे कृषि योग्य भूमि है ना, मतलब दुनिया में जितना भी भूमि है उसका लगभग 13% भूमि कहाँ है, अमेरिका के पास है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे, अपना इंडिया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाता है। हमारे पास कितनी भूमि है भाई, तो लगभग 11.9% भूमि जो है वो हमारे पास है, कृषि योग्य भूमि। इसके बाद जो चौथा नंबर पर है वो है चाइना। चाइना के पास ना इंडिया से भी कम कृषि योग्य भूमि है, लगभग 7.3%, ठीक है। तो ये अगर आप इन चारों देशों को अगर आप देखोगे कि भाई इनके पास कितना भूमि है, तो लगभग टोटल 50% पड़ जाता है। ये पूरी दुनिया का आधा भूमि इनके पास है जो कि कृषि योग्य है, बाकी के आधा में दुनिया के सभी देश बसे हुए हैं, ठीक है जी, वहाँ पे अपना खेती वगैरह करते हैं। तो ये तो था कि भूमि का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा भारत के बारे में, तो भारत में जो भी रोजगार मिलता है उसका 53.8% रोजगार जो है ना वो कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। मतलब कि 100 में से लगभग 54 बच्चा जो कि रोजगार कर रहा है या 54 इंसान जो कि रोजगार में लगा हुआ है, वो कौन से रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो कृषि संबंधित रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो रोजगार को देख लेने के बाद अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय उत्पादन का, कि इंडिया में टोटल जो राष्ट्रीय उत्पादन होता है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उत्पादन होता है। जैसे कि समुद्र से मछली का उत्पादन हो रहा है, गाय वगैरह से दूध का उत्पादन हो रहा है, उसी तरीके से कृषि से भी उत्पादन होता है ना, अनाज का उत्पादन होता है। तो टोटल उत्पादन में कृषि का कितना योगदान है, तो इसका योगदान लगभग 13.7% है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है ये। तो राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है, 13.7%। और अगर भारत में रोजगार की बात करें तो उसमें कितना योगदान दे रहा है, 53.8%, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी फायदा होगा इससे, और आप लोग नोट्स ना बिल्कुल इसी तरीके से बनाते चलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो भूमि के इम्पोर्टेंस और उसके वितरण को समझ लेने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि हमारे भारत में जो भूमि है वो किस प्रकार की है, ठीक है। मतलब कि कृषि योग्य भूमि कितनी है, कितने पे कृषि हो रही है, या तो फिर भूमि के प्रकार कितने हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है आंकड़ा आप लोगों के लिए। देखिए भारत में भू संसाधन, तो भारत में अगर कुल भूमि की बात करें तो ये 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, कुल भूमि है जो कि कृषि योग्य, और जो कृषि जिस पे नहीं होती है कुल मिलाकर के जो भूमि है ना वो इतनी ही है, ठीक है। अब इस कुल भूमि का 48.83% पे क्या होता है, कृषि होता है, और इसी भूमि पे उद्योग धंधे भी बसे हुए हैं और साथ ही साथ बस्तियां भी बसी हुई है। मतलब कि इसका 48.83% पे कृषि कार्य भी होता है, उद्योग धंधे भी बसे हुए हैं और साथ ही साथ बस्तियां भी बसी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है उस पर खेती नहीं होती है। तो ये कौन सी ऐसी भूमि है जिस पे खेती नहीं होती है, तो ये वो इलाका है, मतलब कि जो जंगल वाला इलाका है, या तो कुछ ऐसी भूमि है जहाँ पे हम लोग कृषि नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण। बस हम लोग जानेंगे उन कारणों को कि किन कारणों से किसी भूमि पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कारण को समझेंगे। बस अभी इतना आप लोग याद रख लीजिए कि 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पे हम लोग कृषि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि भूमि के उपयोग क्या है भाई। तो अलग अलग कार्यों के लिए भूमि का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। कार्य के हिसाब से भूमि के उपयोग है, ठीक। तो अगर हम लोग भूमि के उपयोग के आधार पे भूमि को बांटना चाहें तो भूमि कितने तरीके से वर्गीकृत हो सकती है वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि भूमि का वर्गीकरण। तो जो सबसे पहला है भूमि का वर्गीकरण में, जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है वन क्षेत्र। तो वैसी भूमि जिस पे जंगल लगे हों या तो फिर जंगल लगाए जाने हों, वन लगाए जाने हों, उन भूमि को क्या कहते हैं, वन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, वैसी भूमि जिन पे वन लगे हों या तो फिर वन लगाए जाने हों, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वन क्षेत्र कहा जाता है। अगला जो है वो है निबल बोई भूमि। निबल बोई भूमि किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसी भूमि जिससे साल में कम से कम एक फसल उपजाई जा रही हो, उस भूमि को क्या कहते हैं, निबल बोई भूमि। और हाँ, जिस टाइम पे ये सर्वेक्षण हो रहा है ना कि यहाँ पे इंडिया में कितनी भूमि निबल बोई भूमि है, उस टाइम पे कोई ना कोई एक फसल लगा हुआ होना चाहिए उस ये में, खेत में, तभी उसको निबल बोई भूमि की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके बच्चों, तो दो प्रकार का भूमि हम लोगों ने देख लिया, वन क्षेत्र देख लिया और निबल बोई भूमि देख लिया।
अब बात करते हैं अगले प्रकार की, वो है परती भूमि। परती भूमि जिस पे हम कोई भी अभी अनाज वगैरह नहीं उपजा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। ठीक है, अब ये जो परती भूमि है ना वो दो प्रकार का होता है। एक तो वर्तमान परती भूमि, मतलब ये कि साल भर से मतलब या साल भर से कम से अगर किसी खेत से कोई ये अनाज नहीं उपजाया जा रहा है तो उस भूमि को क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि साल भर से ही है ना, ऐसा नहीं कि 5-6 साल से परती पड़ा हुआ है, नहीं, जो साल भर से है मतलब कि साल भर या तो साल भर से कम 6 महीना से परती पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसी भूमि को क्या कहते हैं, वर्तमान परती भूमि कहते हैं। ठीक है, और एक होता है पुरातन परती भूमि। पुरातन परती भूमि क्या है कि लगभग 5 वर्ष से, कितने से बच्चों, 5 वर्ष से ये परती पड़ा हुआ है, या तो 5 वर्ष से कम समय से। ठीक, ऐसा नहीं कि 6 वर्ष से 7 वर्ष से परती पड़ा हुआ है, नहीं, मतलब कि 3 वर्ष से परती पड़ा हुआ है, 4 वर्ष से परती पड़ा हुआ है, 5 वर्ष से परती पड़ा हुआ है, तो ऐसे भूमि को क्या कहेंगे, पुरातन परती भूमि कहेंगे। ठीक है, परती का मतलब होता है जिसमें आप लोग कोई अनाज वगैरह नहीं उपजा रहे हो, ऐसी छुटा हुआ है वो चीज़, है ना, उस पर कोई मतलब ये नहीं हो रहा, जुताई वगैरह उसका नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली जो भूमि है वो किस प्रकार की है। ठीक है, मतलब एक तो हुआ कि परती भूमि जिसको हम लोग जोत नहीं रहे हैं, कोई अनाज नहीं उपजा रहे हैं, लेकिन परती भूमि के अतिरिक्त भी ऐसी बहुत सी भूमि है जिनको हम लोग जोतते नहीं हैं, उससे हम लोग कोई चीज़ उपजाते नहीं हैं। ठीक है, वो भूमि कौन कौन सी है, तो जो सबसे पहला भूमि है वो है अस्थाई चारागाह। बहुत सी ऐसी भूमि है जो जानवरों के लिए रिजर्व है। ठीक है, कि वहाँ जानवर जाके क्या करेंगे भाई, चरेंगे, अपना पेट भरेंगे। ठीक, तो वो तो यही है ना भाई, परती भूमि ही है ना, वो परती नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जोतते भी नहीं है उसे, हम उससे कोई अनाज भी नहीं उपजाते हैं। ठीक है, अगला है बाग और बागीचे वाली भूमि। ठीक है, जहाँ पे बाग लगे हों, बागीचे लगे हों, वो वाली भूमि भी हम लोग नहीं जोतते हैं, उससे कोई अनाज वगैरह नहीं उपजाते हैं। ठीक, इसके अलावा कृषि योग्य वैसी भूमि जो किसी भी कारण से 5 वर्ष से अधिक से परती पड़ी हो, ये भी एक प्रकार की भूमि होती है कि अगर हम करना चाहें तो कृषि कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कारण लगा हो ऐसा, उस कारण से वो क्या है भाई, 5 वर्ष से ज़्यादा समय से ऐसे ही परती पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक भूमि का प्रकार हो गया। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है भाई कि हम लोग कृषि कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो मान लो 2 भाई है और दोनों भाई के बीच में किसी ज़मीन को लेकर विवाद हो गया, दोनों ने क्या कर दिया, उस ज़मीन पे केस कर दिया है। तो केस जब तक चलता रहेगा तब तक आप उस पर कुछ उपजा नहीं सकते, तो परती पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन वाला जो भूमि है वो। अगला जो भूमि का प्रकार है वो है अकृषि भूमि, मतलब ऐसा भूमि जिसपे हम लोग कृषि का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ बंजर भूमि या तो फिर व्यर्थ भूमि। बंजर भूमि किसे कहते हैं, ऐसा भूमि जिस पर हम चाह करके भी हम कृषि नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। यानी कि एक ऐसा भूमि होता है कि आप उस पर क्या करोगे, खाद डालोगे, उसे जोतोगे, जोतने के बाद उसमें फिर फसल बोओगे, सब कुछ किया, फिर पानी भी पटाया, ठीक है, सारा काम उसमें कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें से अनाज उपजता ही नहीं है। ठीक है, जो पौधे हैं वो लगते ही नहीं है, सब जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसा भूमि को हम लोग कहते हैं बंजर भूमि, कि ये उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो एक वैसा भूमि जो अकृषि है ना, यानी कि उस पर कृषि का कार्य नहीं होता है। और दूसरा वैसा भूमि जिसको अकृषि भूमि कहते हैं, जो कि भवन निर्माण कार्य में ले लिया गया भूमि हो, या तो एक ऐसा भूमि जिस पे कारखाना लगा हुआ हो, तो कारखाने वाले भूमि पे जाके थोड़े ना कृषि करने लगेंगे, खेती करने लगेंगे। या तो जिस भूमि पे सड़क बन गया हो, तो क्या सड़क पे हम लोग खेती करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वैसी भूमि भी जो है वो क्या कहलाती है, अकृषि भूमि कहलाती है। तो भूमि के प्रकार इतने ही थे, इतना से ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो इतना सब कुछ समझ लेने के बाद अब हम लोग समझते हैं भूमि क्षेत्र में ह्रास के क्या माने हैं, यानी कि भूमि क्षेत्र में ह्रास से क्या समझते हैं आप, इस तरीके से सवाल पूछेगा आपसे। तो कृषि योग्य भूमि में कमी आना ही क्या कहलाता है, भूमि क्षेत्र का ह्रास कहलाता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि क्या कृषि योग्य भूमि है वो दिन ब दिन कमते चला जा रहा है, तो बिल्कुल कमते चला जा रहा है। ठीक है, कारण क्या है भाई कमने का, एक एक करके हम लोग देखते हैं। कुछ कारण मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे बड़ा कारण है दिन ब दिन जनसंख्या जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हो रहे हैं भाई, तो कल कारखाने बढ़े रहे हैं, घर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घरों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये जो कल कारखाने लगते हैं या तो जो घर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कृषि योग्य भूमि पे ही तो बनते हैं, जिससे क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि में क्या आते चला जा रहा है, कमी आते चला जा रहा है। ठीक है, तो पहला कारण हो गया बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण है कल कारखानों में वृद्धि। बहुत से फैक्ट्री जो है ना दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं देश में।
इसमें सरकारी इमारतें भी बन रही हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां भी बढ़ रही है, ठीक है, जिसके वजह से कृषि योग्य भूमि जो है वो क्या होते चला जा रहा है, सिकुड़ते चला जा रहा है, कमते चला जा रहा है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां वगैरह लगती हैं वो सबके सब कहाँ पे लगती हैं, कृषि योग्य भूमि पे ही लगती हैं। तीसरा कारण है जो कि एक प्रमुख कारण भी है, नगरीकरण। नगर का तेजी से विस्तार हो रहा है, ठीक है, नई नई इमारतें बन रही हैं, जिसकी वजह से कृषि योग्य भूमि जो है ना वो क्या होते चला जा रहा है, कमते चला जा रहा है। नगरीकरण कहिए या तो फिर शहरीकरण कहिए। इसके अलावा एक और कारण है, वो कारण है अधिक सिंचाई। हमारे पास जो भूमि है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उपज की लालच में ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पानी डाल देते हैं। तो नुकसान क्या है इससे भाई, तो नुकसान इससे ये है ना कि जो नीचे वाला भूमि है, मतलब जिनका भूमि ऊंचाई पर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सी भूमि है ना जो कि काफ़ी निचाई पे है, वो वाला भूमि जो है ना धीरे धीरे दलदल में बदलते चला जा रहा है, हमेशा पानी जमा रहेगा तो भूमि खराब हो जाएगा ना। जो ऊपर का हिस्सा है उसी में सिर्फ ये होता है, मतलब कि अनाज वगैरह उपजता है, और ऊपर वाला हिस्सा है उसका क्या हो जाएगा, दलदल बन जाएगा, ठीक है, हमेशा गीला ही रहेगा, तो वो वाला भूमि जो है वो कृषि योग्य थोड़े रह जाएगा। तो अधिक सिंचाई की वजह से भी क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। इसके अलावा भूमि का कटाव हो रहा है। भूमि के कटाव से क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये ऐसे एक नदी गई है, यहाँ पे ये नदी है इतनी चौड़ी, ठीक है, और हर साल नदी में बाढ़ आ जा रहा है। वो बाढ़ क्या करता है कि इतना एरिया को अपने साथ, इतना मिट्टी को बहा के लेके चला जाता है, अगले साल इतना को बहा के लेके चला जाएगा, ठीक है। अब नदी कितना है भाई, तो 100 किलोमीटर दूर तक नदी चली गई है। अब अगर 100 किलोमीटर ऐसे ही ये बहाते चले जाए अपने साइड वाले को, तो इसी को कहते हैं कटाव। तो इतना भूमि तो गया ना हमारा, जहाँ पे पहले खेती हो रही थी, ठीक है। तो कटाव के कारण भी क्या हो रहा है, भूमि का ये हो रहा है, मतलब कि कृषि योग्य भूमि का ह्रास हो रहा है। इसके अलावा और भी कई मानवीय कारण हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है। जैसे कि जो फैक्ट्री लगे हैं उसमें से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है उसको उठा के हम कहीं पे फेंक देते हैं। दिल्ली में मैं जहाँ पे रहता था, मतलब जहाँ से मैं निकलता था वहाँ पे थोड़ी दूर पे देखता था कि एक बहुत बड़ा एक पहाड़ है। वो किस चीज़ का पहाड़ है भाई, तो कूड़े कचड़े का पहाड़ था, ठीक है। तो उस पहाड़ नुमा जो वहाँ पर ये जो जगह बन गया था, वहाँ पे कृषि थोड़े ना किया जा सकता था, ठीक। तो वो बर्बाद हो गया, और किस कारण से बर्बाद हुआ, तो हमारे जैसे लोगों के कारण से। हमने इतना कूड़ा कचड़ा ही पैदा कर दिया कि क्या किया जाए भाई, उसको फेंकने के लिए जगह तो चाहिए था, ठीक है। तो अन्य कई मानवीय कारण हैं जिसके कारण से भी क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि का ह्रास हो रहा है। तो हम लोगों ने जाना कि कृषि योग्य भूमि हमारे पास पहले से जितना था उसमें कमी आ रहा है, दिन ब दिन कमी आ रहा है। इसके कई कारण हैं, ठीक है। अब भाई जो भी मतलब जितनी भी भूमि बच गई है, इन कारणों के बाद भी जितनी भूमि बच गई है उसमें भी एक प्रकार की बीमारी लग गई है, और उस बीमारी का नाम है भूमि निम्नीकरण, ठीक है। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है कि भूमि के गुणों में कमी आ जाना। भूमि का गुण क्या है, उपज देना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे तो वही वाला चीज़ क्या कहलाता है, अच्छी भूमि कहलाता है। अब किसी की उपज ही क्या हो जाए, कम जाए, तो हम लोग कहेंगे कि भूमि का जो गुण था उसमें क्या आ गया है, कमी आ गया है। तो हमारा अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है, तो भूमि के गुणों में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। फिर से सुनिए, भूमि निम्नीकरण, तो भूमि के गुणों में कमी आ जाना क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ओके बच्चों, कारण क्या है इसका, तो कारण है जल जमाव। ज़्यादा जल मतलब ये हो जा रहा है, जम जा रहा है किसी भी मतलब ये पे भूमि पे ज़्यादा दिनों तक पानी जमा रह जाएगा तो उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जिससे भूमि क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसमें उतना ज़्यादा पहले जितना कैपेसिटी नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो उसके गुण में कमी आ गया, या तो फिर लवणता बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लवणीय होते चला जा रहा है, ठीक है। अम्लीयता बढ़ती चली जा रही है, क्षारीयता बढ़ती चली जा रही है भूमि का। ये अम्लीयता क्यों बढ़ रही है, क्षारीयता क्यों बढ़ रही है, ये सबका जिम्मेदार कौन है, तो हम ही लोग हैं। हम लोग इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस का उत्पादन कर रहे हैं ना, कि ये गैसें ऊपर जाती हैं और पानी के साथ बरस के कहाँ, अम्ल वर्षा के रूप में नीचे पड़ जाती हैं, जिससे भूमि क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसके गुणों में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा वनों के बीच में खाली ज़मीन पड़ जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। अगला कारण है बर्फीली ज़मीनें। ये जो बर्फीली ज़मीनें हैं ना, जो बर्फ़ पड़ जा रही है ज़मीनों पे, उसके कारण भी भूमि के गुणों में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद, यानी कि भूमि क्षेत्र का ह्रास, इसके अलावा भूमि निम्नीकरण देख लेने के बाद, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोका जा सके। तो हाँ, तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन तरीका तो है। कौन सा तरीका है भाई? तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो उपजाऊ भूमि है ना, उस पर कल कारखाने, इमारत वगैरह ना बनवाए जाए। जो सरकारी इमारतें बन रही हैं या तो जो नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वो कहाँ पे लग रही हैं? उपजाऊ भूमि पे ही लग जा रही है। तो भाई सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत ये कहा जाए कि भाई जितने भी कारखाने लगेंगे ना, अब बंजर भूमि पे लगेंगे, इस पे नहीं लगेंगे, उपजाऊ भूमि पर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कुछ उपजाऊ भूमि तो बचेगा ना, जो कारखाने में चल जा रहा है हर साल, वो बचेगा। दूसरा क्या है? जलमग्न भूमि, वैसी भूमि जो मतलब जल में क्या हो गया है, डूब गया है, उसका उद्धार किया जाए, वहाँ से जल को हटाया जाए और हटा करके क्या किया जाए, भूमि का फिर से इलाज किया जाए और फिर से उसे क्या किया जाए, कृषि के योग्य बनाया जाए। इस तरीके से भी बहुत सी भूमि हम लोगों को प्राप्त हो सकती है। अगला तरीका ये है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, कि जनसंख्या वृद्धि का जो दर है ना, उसमें क्या लाया जाए, कमी लाया जाए। ठीक है, हमारा जनसंख्या दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम जनसंख्या का वृद्धि का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम कर दें, तब भी क्या हो जाए, प्रति व्यक्ति भूमि जो है ना वो ज़्यादा बचेगा हमारे पास। ठीक, इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है जिस पे हम लोग भूमि नहीं, मतलब ये कह सकते हो कि कृषि नहीं करते हैं, उसमें हम कृषि करना स्टार्ट करते हैं। कैसा भाई? तो सीढ़ी नुमा कृषि करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ नए भूमि आ जाएंगे जहाँ पे पहले कृषि नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोक सकते हैं। क्या हो सकता है वो तरीका? तो जैसे ये जो हमारा रेगिस्तान है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। मान लो कि ये एरिया जो है ये रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, रेगिस्तान है, और ये रहा उसका बाउंड्री। ठीक, तो अभी आप लोग देख रहे हो तो ये बाउंड्री है, अगला साल देखोगे ना तो ये बाउंड्री कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। इतना हिस्सा और क्या हो गया, रेगिस्तान में बदल गया। अगला साल देखोगे तो ये रेगिस्तान बढ़ करके और इतना हो गया। तो हर साल ये जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है ना, वो बढ़ते चला जा रहा है, और जितना क्षेत्र रेगिस्तान में बदल रहा है, कृषि योग्य भूमि उतनी क्या हो रही है, कमते चली जा रही है। तो अगर हम ये वाला वृद्धि को रोक दें, रेगिस्तान को बढ़ने से रोक दें, तो क्या हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि ज़्यादा बचेगा ना हमारे पास। तो कैसे रोकेंगे भाई? तो यहाँ पर क्या कीजिए, पेड़ पौधा लगा दीजिए, झाड़ी लगा दीजिए। झाड़ी लगा दोगे ना तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से झाड़ी लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगिस्तान को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एक हवा के जरिए भी ना मिट्टी जो है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो क्या होता है, उड़ उड़ के चला जाता है। तो हवा के जरिए जो भूमि का अपरदन होता है, हमारा अगला टॉपिक है वो, उसको बचा सकते हैं। मतलब कि हम लोग हवा को रोक सकते हैं हमारी मिट्टी को उड़ा कर ले जाने से। कैसे रोक सकते हैं? पेड़ पौधा लगा दीजिए। पेड़ पौधा लगा दीजिएगा तो हवा जो है वो मिट्टी को उड़ा कर नहीं लेके जाएगा, तो भूमि में क्या हो जाएगा, मतलब उसके गुणों में कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत से ऐसे कारण हैं, आपके बुक में और भी दिए हुए होंगे। तो आप लोग इसका पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सारा क्लास के साथ।